हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था कि एपीओ 2022 का जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें 25 क्वेश्चंस हो गए थे। उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने और भी समझाई थी। वो वीडियो आपने अगर देखा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 26 से 50 के बीच में जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मराठों के संदर्भ में इन्होंने दो स्टेटमेंट दे रखे थे। क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी खुद की बनाई हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट है कि रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। और इसमें सही ऑप्शन दोनों के दोनों हैं, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हो जाएगा कि शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो उनकी खुद की बनाई हुई थी। ऑब्वियस सी बात है भाई, उनका पूरा स्ट्रक्चर खुद का था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से बहुत ज़्यादा वो किया हो, उन कॉपी पेस्ट किया हो कुछ भी। उनकी अपनी खुद का वो पूरा संभाला हुआ था, उन्होंने खुद बनाया हुआ था। और जो दूसरी चीज़ है कि रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने, यानी कि उनसे रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह, उनसे अलग उन्होंने अपने प्रशासन में, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली थी। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश लोग हैं, अंग्रेज हैं, उनसे हेल्प वगैरह लियो। पूरा का पूरा इन्होंने अपने अपने लेवल से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से किया हुआ था। यहाँ पर इंग्लिश में भी है, आप आराम से देख सकते हो। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी वॉज हिज ओन क्रिएशन। ओके, ठीक है, डन। अनलाइक रणजीत सिंह, ही टुक नो फॉरेन एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। इसके बाद में आप देखते हो कि पुष्यमित्र शुंग के इनके संदर्भ में दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं। अब इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? इसमें केवल और केवल जो बी वाला है ना, वो केवल सही होगा, ठीक है। बी वाला, बी का मतलब क्या है? यानी कि केवल एक, यानी कि जो सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या की थी, यानी कि कमांडर पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ। बाकी जो दूसरा वाला है कि यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहली चीज तो ये, अश्वमेध यज्ञ के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आपने देखा होगा, एक दो या तीन भी अगर कोई कर लेता था ना, उसे बहुत बड़े लेवल का एक मानते थे कि भाई ये कोई दिग्गज है, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत ताकतवर इंसान है। और 20 अश्वमेध यज्ञ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो भी यवनों को पराजित करने के बाद। यानी कि जो आपके यवंस थे उनको जब हरा लिया उसके बाद 20 किए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और जो पहली वाली है वो सही है। क्योंकि जब आप देखते हो कि पुष्यमित्र शुंग बना कैसे था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक उसमें होता है ना, क्रोनोलॉजी चलती है, हायरार्की चलती है कि भाई जो सेनापति था उसने अपने अपने किंग को हरा दिया है, फिर उसके बाद में जो था उसका बेटा हुआ, उसने उसको हरा दिया। तो डिथ्रोन कर देते थे बेसिकली। ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने इसी तरह से किया ही था बेसिकली। पहले ये सेनापति थे और इसके बाद में इन्होंने कैप्चर कर लिया था थ्रोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना था। इसके बाद में हो जाएगा कि जो फेथोमीटर है, इसका यूज किस चीज को नापने के लिए होता है? तो सागर की गहराई, यानी कि डेप्थ ऑफ सी को मापने के लिए, मेजरमेंट उसके लेने के लिए फैथोमीटर को यूज किया जाता है। इसके बाद है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ये किसकी किताब है? तो ये सुभाष चंद्र गर्ग की है, ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग की है ये। इसके बाद हो जाएगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव। भाई कीव में इतने ज्यादा हमले हुए थे लगातार, जब ये ताजा ताजा जब ये वॉर चला था, तो आपने देखा होगा कीव में कितनी ज्यादा चीजें चल रही थी। तो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है ये कीव? ये इन्होंने पूछा है। तो जो नीपर नदी है ना उसके किनारे है, यानी कि जो नीपर रिवर है उसके किनारे है कीव, जो कि कैपिटल सिटी है ऑफ यूक्रेन। इसके बाद आप देखते हो कि जो तारीख रशीदी है, इसके लेखक कौन थे? तो जो मिर्जा हैदर दुगलत हैं, यानी कि मिर्जा हैदर दुगलत, ही इज द ऑथर ऑफ तारीख रशीदी। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप यूपी पीसीएस का पैटर्न देखोगे, 20, 21, 22, 23, 4 साल, 4 साल से लगातार ये इस तरीके की किताबें मिडिवल हिस्ट्री की आ रही हैं। अगर आपने एक बार वो जो 15, 20, 25 किताबें हैं उनको आपने ढंग से याद कर लिया, जो मेन मेन नाम है उनके बारे में पढ़ लिया, जैसे मोहम्मद खान है, जौहर है, गुलबदन बेगम, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, एक किताब आपकी पक्की है, आपके 1.5 नंबर पक्के हैं, 1.63 नंबर आपके पक्के हैं, 1.33 नंबर आपके पक्के हैं। तो ये पढ़कर जाएगा ये। तो इसमें तारीखी रशीदी के लेखक कौन थे ये आपने देख लिया यहाँ पे, मिर्जा हैदर दुगलत। 1920 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन का लेखक कौन था? एस ए डांगे। हु वॉज द ऑथर ऑफ द गांधी वर्सेस लेनिन पैम्फलेट पब्लिश्ड इन 1921? अब ये कब निकला है ये याद रखिएगा, गांधी वर्सेस लेनिन है, कब निकला है? 1921 में, एस ए डांगे के द्वारा। इसके बाद 33 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोक सेवा आयोग दिया गया है और आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब इसमें लोक सेवा आयोग की जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है ना, उनके बारे में बताया गया कि वो किस किस आर्टिकल में है। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, पॉलिटी वगैरह में जब मैं बताता हूँ तो उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 320 है, 316 है, 322 है, 23 है, आर्टिकल इवन 312 है, 315 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। बी का मतलब क्या है? ए का 3। तो ए का 3 आप यहाँ पे लगा दोगे, यानी कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि जो है ना, ये आर्टिकल 316 में दी गई है। इसके बाद आप देखोगे तो बी का 1 है। बी का 1 आपका हो जाएगा लोक सेवा आयोग के कृत्य, यानी कि आर्टिकल 320। इसके बाद जब आप देखोगे सी का 2 है, यानी कि जो लोक सेवा आयोग के जो व्यय हैं, यानी कि लोक सेवा आयोग जो पैसे खर्च करता है, तो वो किस पे करता है? आर्टिकल 322 के थ्रू। और उसके बाद में आपका हो जाएगा डी का 4। तो डी का 4 का मतलब क्या है कि लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन है ना, ये आपको आर्टिकल 323 में देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 आर्टिकल है ये आपका की टेक अवे है, इनको एकदम रट लेना। आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 323 और इसके पहले आर्टिकल 316, चारों के चारों यहाँ पर ये हैं, मैंने आपको ये बता भी दिए हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन इंडिया इन मई 2022। तो ये आपका हो जाएगा जनरल मनोज पांडे, ये उस टाइम पर आपके बनाए गए थे जनरल मनोज पांडे। ठीक है, इसके बाद आपका है 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसने जीता है। तो ये हरियाणा ने जीता है। जनरली स्पोर्ट्स वगैरह में हरियाणा जो है बहुत आगे रहता है। तो यहाँ पर जो हॉकी चैंपियनशिप थी 2022 की सीनियर लोगों की और ये पुरुष की, ये 12वीं याद रखो रखो ना रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीनियर है, पुरुष है, हॉकी है, चैंपियनशिप है। इसको किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका दिया गया है। इसके बाद हो जाएगा कि जो हरित क्रांति है यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जो विलियम गॉड है, विलियम गॉड इज ए पर्सन हु यूज्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा 37 क्वेश्चन। इसमें है आपको चार शहर दिए गए हैं, आपको रिवर दी गई है। मैंने आपको बताया ना, जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बताता हूँ तो मैंने अक्सर अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपसे बात की है कि जो सिटी मेन है ना, उनके वो किस नदी के किनारे हैं वो देख लेना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। बी का मतलब है ए का 4, तो ए का 4 आपका हो जाएगा कोलन। तो कोलन किसके किनारे है? कोलन राइन के किनारे है, राइन रिवर है उसके किनारे है। इसके बाद आपका हो जाएगा बी का 2, तो बी का 2 यानी कि बसरा। बसरा जो है ये शत अल अरब के किनारे है, बसरा जो है ये शत अल अरब के किनारे है। ये तो रिपीटेड भी है, कई बार आ चुका है। इसके बाद आपका हो जाएगा सी का 3, तो जब आप बात करते हो सी के 3 की, तो सी के 3 में आपको हो जाएगा जो दियर बाकिर है, दियर बाकिर, ये आपका टेग्रिस के किनारे है। टिग्रिस या टैग्रिस आप इसको बोलते हो, तो इसके किनारे ये है। इसके बाद आप बात करते हो डी के 1 की, यानी कि टिम्बकटू। तो जो टिम्बकटू है ये आपका नाइजर के किनारे है। तो ये थोड़ा सा नया भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये आपको याद रखना है। ये चारों याद कर लीजिएगा, इनमें से आप आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद है कि कार्बन रेशे के, यानी कि जो कार्बन फाइबर्स हैं उसके बारे में 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, बताना है। अब इसमें पहले पढ़ के देखो। कार्बन रेशे यानी कि जो कार्बन फाइबर है ये नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, यानी कि कार्बन फाइबर्स आर अ न्यू हाई परफॉर्मेंस मटीरियल्स। ठीक है भाई, कार्बन फाइबर जो कार्बन फाइबर्स हैं ये हाई परफॉर्मेंस वाले मटीरियल है। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि गलत है, हो सकता है। ठीक है, कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम। कार्बन फाइबर जो है वो स्टील से बहुत ज्यादा मजबूत एंड एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं। ठीक है, ये भी सच सही लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा गलत है। तो ये आपके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। इसके बाद आपका आ जाएगा 39। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? देखो 8वीं बार जीता है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब एक ही इंसान 8वीं बार जीत रहा है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हुआ है स्पोर्ट्स की। एशियाई बिलियर्ड्स है, यानी कि एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। कौन है इसमें? पंकज आडवाणी। जब भी कभी आप बिलियर्ड्स की बात करोगे इसमें 2 ही 3 बेसिकली प्लेयर हैं जिनके बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है, एंड उसमें पंकज आडवाणी एक बहुत बड़े प्लेयर है। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम इन मार्च 2022? पंकज आडवाणी इज द राइट आंसर। देन निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? कैस्पियन सी से नहीं मिलती है, किस देश की सीमा? तो इसमें जो उज्बेकिस्तान है ना, इसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट शेयर इट्स बॉर्डर विद द कैस्पियन सी? उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तुर्कमेनिस्तान की मिलती है, अजरबैजान की मिलती है, कजाकिस्तान की मिलती है, बट जो उज्बेकिस्तान है ना, इसकी सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती है। इसको सी बोलते हैं लेकिन कायदे में वैसे ये एक लेक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। मेरी राइटिंग में मत जाना, मतलब ऐसे ही है, क्या पता मैंने सही बना दिया हो, बट ऐसे ही करके है। ठीक है, एफ एफ के शेप का है, एफ के शेप का है। फिर इसके बाद आ जाएगा 41 क्वेश्चन। किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन में समृद्ध प्रस्ताव रखा था? सीआर दास ने रखा था। ठीक है, यानी कि जो कृष्णाचार्य राम राजगोपालाचारी दास है ना, इन्होंने दिसंबर 1920 में नागपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हर साल एक होता था तो वार्षिक हो गया, इसमें असहयोग आंदोलन में से संबंधित जो प्रस्ताव है वो रखा था। यानी कि हु प्रपोज द रिजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920 इन नागपुर? तो सीआर दास इज द राइट आंसर। इसके बाद आप देखते हो 42 क्वेश्चन जो है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में इन्होंने 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यान से देखो, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है भाई, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब अफ्रीका में, अगर अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की बात कर रहे हैं, ये तो उन्होंने यहीं पे दे दिया है, तो भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे तो स्थित हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो इनका ये वाला ऑप्शन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब इसमें आप बताओ दोनों में से कौन सी आपको चीज ज्यादा सही लग रही है, कौन सी ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सही हो सकता है? भाई अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी तो वहां पे स्नोफॉल भी होगा, मतलब बर्फ वगैरह भी होगी, तो फिर वो भूमध्य रेखा पर भी स्थित होगी। मतलब भूमध्य रेखा जो है ना, इक्वेटर, वहां पर टेम्परेचर जनरली है ना वो थोड़ा गर्म रहता है, थोड़ा सा ट्रॉपिकल टाइप का जो इन्वायरमेंट है वो रहता है। तो अपने आप में ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये कंट्राडिक्टरी है। तो या तो एक ये सही हो सकती है, ये सही हो सकती है, जस्ट इनकेस अगर आपको नॉलेज नहीं भी है। तो ये आप जानते हो कि अफ्रीका की जो माउंट किलिमंजारो है ना, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये कहीं ना कहीं आप पहले से थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हो, तो ये आपका सही हो गया।
अब आपको केवल इसमें डाउट हुआ कि यह भूमध्य रेखा पर स्थित, तो भाई भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, केवल जो पहली स्टेटमेंट है वही सही है, ये वाली गलत है, भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है ये जो माउंट किलिमंजारो है ये ऊपर की तरफ पड़ जाता है, स्नोफॉल यहाँ पर रहता है। इसके बाद आ जाता है आपका 43rd क्वेश्चन, समुद्री घास जो है ना महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि जो सी वीड्स हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफ वॉट, तो ऑब्वियस सी बात है ये आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद आप बात करते हो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ में मिलती है, यानी कि इन विच जैन लिटरेचर द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बीसी इज फाउंड, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र मतलब जो जैन ग्रंथ है उनमें भगवती सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप पढ़ते हो, और जो 16 महाजनपद है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ये आपको इजीली लूसेंट में मिल जाएगा। तो अगर अपनी लूसेंट वगैरह पढ़ रखी है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होते हैं यार। इसके बाद आ जाएगा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है किस देश ने अप्रैल 2022 में किया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत इन अप्रैल 2022। इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया, यानी कि रूस ने किया है, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, सरमत नाम है इसका। इसके बाद आपका 46वां क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग यानी कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके सदस्यों में से यानी कि उसके मेंबर्स में से किस निम्न में से कौन सा इसका एक मेंबर नहीं है, तो जो केसी नियोगी है ये मेंबर नहीं है, ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये पहले वाले थे, तो ये भाई उसके मेंबर कहां से हो जाएंगे, 15वें वित्त आयोग की बात चल रही है, मतलब 15वें वित्त आयोग की बात चल रही है, आपको नहीं मालूम, वो ये बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा मेंबर नहीं है। चारों नाम आपने पढ़े भाई, अनूप सिंह हो सकते हैं, अशोक लाहिड़ी हो सकते हैं, रमेश चंद हो सकते हैं, केसी नियोगी जैसे ही ये आए तुरंत एकदम से रुक जाओ, और केसी नियोगी वाला जो क्वेश्चन है ये आ भी चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है, नंबर 1 कौन था फाइनेंस कमीशन का, वो इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है पीछे में। तो इस तरह से देखो चीजें रिपीट होती हैं, हर चीज समझाता चल रहा हूँ सो दैट कहीं ना कहीं यार अगर मतलब दो लोगों को भी अगर मेरे वीडियो से हेल्प मिलेगी तो कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। खैर, इसके बाद है आपका 47 क्वेश्चन, 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं से 9 महीने तक भाग लेने से इस आधार पर बैन कर दिया गया कि उसने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका एवगेनी रैलोव, यानी कि फ्रॉम अप्रैल 2022 विच इंटरनेशनल प्लेयर हैज बीन बैंड बाय द अपेक्स बॉडी ऑफ स्विमिंग FINA यानी कि फीना to participate in any international competition or events for the next 9 months as the player participated in Russian President Putin's rally। रैली में चले गए तो इनको बैन कर दिया गया था 9 महीने के लिए। क्या नाम है, एवगेनी रैलोव नाम है इनका। इसके बाद आपका 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, सही बताना है, तो इसमें सही जो है वो कौन सा है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ये है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है वो कांस्टेंट है, मतलब ना कहीं जाती है ना आती है, वो बस ट्रांसफर होती रहती है, ये जो बात है ना बस इसी को बोलते हैं कि जो टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स है वो कांस्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यही वाला आपका सही है। इसके बाद हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो जो विक्टोरिया झील है ना यार सबसे बड़ी है, जब भी कभी मैं बात करता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, मैंने आपको उसमें कई बार बताया हुआ है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको ढंग से पढ़ना है, उसमें भी जो लेक है वो आपको ढंग से पढ़ना है, अगर किसी की वोल्केनिक इरप्शन है तो आपको ढंग से देखना है, तो ये यहाँ पर अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है दैट इज योर विक्टोरिया झील, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, तो लेक विक्टोरिया इज द लॉन्गेस्ट। इसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन 50वां, भारतीय संविधान के यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो जो आर्टिकल 110 है उसमें आपके मनी बिल की डेफिनेशन को दिया गया, एक्सप्लेन किया गया है। द डेफिनेशन ऑफ ए मनी बिल इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 110 इज द राइट आंसर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन यानी कि एपीओ का जो आपका पेपर है ये आपका तैयार हो गया है। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हो चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना यार, मेरा भी थोड़ा सा मोराल बूस्ट होता है। थैंक यू।